पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी इन एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं पर लगा देती है। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं को चिट्ठी लिखी है कैसे मोदी सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपने मतलब साधने के लिए कर रही है। ममता ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। सीबीआई, ईडी को भी वो कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी तृणमूल के खिलाफ, कभी डीएम के खिलाफ, कभी शिवसेना के खिलाफ, कभी एनसीपी के खिलाफ वो काम में लगा रहे। एसपी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी, सब अपोजिशन के खिलाफ वो सीबीआई, ईडी की दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ममता के विपक्ष के नेताओं से केंद्र के खिलाफ एकता की अपील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है ममता को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पे जरूर ये साबित होते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में सीबीआई की तफ्तीश के चलते थोड़ा डरे हुए हैं। इसमें सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया, जुडिशियरी ने दिया। तो पहली बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को देश के जुडिशियरी में ही विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं लगता शी हैज़ एनी मोरल राइट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है। दूसरा बात है कि उस चिट्ठी में उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी है, डेमोक्रेसी की बात लिखी है। लेकिन आप देखे हैं बंगाल में विधानसभा में, असेंबली के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधियों का बात बोलने की जगह नहीं है, विरोधी पार्टी के समर्थक के ऊपर हमला भी होता है। ऐसा स्थिति में वो लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ये सही नहीं है। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता पहले से बैकफुट पर है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है, पर ममता को इस पर भरोसा नहीं है। लिहाजा कोशिश चिट्ठी के जरिए विपक्षी एकता को साधना है ताकि बीजेपी की धार कुंद की जा सके। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का मुद्दा तो मुनासिब चुना है, लेकिन समय कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी खुद घिरी हुई तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की इस कोशिश पे कांग्रेस ही उन पर तंज कस रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि कुछ मौजूदा बीजेपी विधायक अब अल्पसंख्यकों की दुकानों के बहिष्कार और हलाल मांस के खिलाफ प्रचार के खिलाफ अब पार्टी लाइन का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मंदिर परिसर से अल्पसंख्यकों की दुकानों को हटाने की मांग के बाद हलाल मीट के त्योहारों में बहिष्कार और अब मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों को अलग थलग करने की कोशिश, यह सब कर्नाटक में पहली बार हो रहा है। माहौल बिगड़ रहा है। सरकार के कुछ मंत्री इसे शह दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खामोश है। ऐसे में अब सवाल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उठ रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघ के दबाव में चुप है। Our chief minister is a puppet. हमारे मुख्यमंत्री एक विशेष संगठन की कठपुतली हैं। उनके इशारे पर नाच रहे हैं। वो जो कहते हैं ये कर रहे हैं। सरकार ने क्या फैसला लिया है? ऐसे मामलों के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। Where is the decision of this government? बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ के बाद अब राजस्व मंत्री आर अशोक और बेलगावी के बीजेपी विधायक अनिल बेनेके भी मुस्लिम और ईसाइयों की दुकानों के बहिष्कार के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से व्यापार करने का अधिकार है।
मुसलमानों के व्यापार करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम लोग एक समाज में रहते हैं और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में हालात क्यों खराब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पावर स्ट्रगल में पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर उनका विरोधी खेमा मौके की तलाश में है। ऐसे में बसवराज बोम्मई संघ की नाराजगी से बचना चाहते हैं। मौके का फायदा उठा रहे हैं वो नेता जो अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें येडियुरप्पा ने अब तक नियंत्रण में रखा था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की एक टिप्पणी काफी चर्चा में रही, उस पर विवाद भी हुआ और अब विधानसभा में केजरीवाल ने कहा है कि वो पूरी तरह देश को अर्पित हैं और उनका खून का हर कतरा देश के लिए है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। सुपरटेक के बाद दिल्ली एनसीआर के एक और बिल्डर के दिवालिया होने की खबर है। लॉजिक्स डेवलपर्स नाम के इस बिल्डर पर नोएडा विकास प्राधिकरण के 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का बकाया है। इसमें हजारों फ्लैट खरीदार के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 173 के ब्लॉसम जेस्ट में रहने वाली तृप्ति बीते 1 साल से बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के रह रही हैं। 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनको फ्लैट तो मिला, लेकिन ना तो इसकी रजिस्ट्री हुई और ना ही कोई सुविधाएं मिल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब से लेके मेरे 2 बच्चे भी हो गए, तब भी एट प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ भी अभी मेरे हाथ में नहीं दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से पिछले साल जून में इन्होंने दिया है। एंड यहाँ पे पंगा ये है कि हर एक चीज का इन्होंने पैसे ले लिए। तृप्ति फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों को पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ नहीं मिला है। कई सालों से अधूरे पड़े टावर्स में काम भी नहीं चल रहा है। अब वो खरीदार रेरा से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं। 2011 का वो मनहूस साल था जब बच्चों का और अपना पेट काट करके दुनिया भर का पैसा बचा के कहाँ से लोन लेके जेस्ट में फ्लैट बुक कराया इन सपनों के साथ कि अपना घर मिलेगा और 2-4 साल में घर चले जाएंगे और अपना एक आशियाना होगा जहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इंस्टॉलमेंट देते गए, बैंकों को ब्याज देते गए। जो फ्लैट मिलना था उसका कुछ पता ही नहीं है कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। आखिर का इंतजार करते करते 7 साल का इंतजार किया। 2018 मैंने रेरा में केस फाइल कर दिया। अब रेरा में साल भर केस चला। रेरा ने बड़ा हास्यास्पद जजमेंट दे दिया मुझे। घर मिल नहीं रहा है, EMI बैंक को दिए चले जा रहे हैं, ब्याज बैंक को दिए चला रहे हैं और घर का आता पता नहीं है। लॉजिक्स डेवलपर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 291 करोड़ रुपए बकाया है और रेरा में करीब 200 केस भी लोगों ने कर रखे हैं। इन सब मामलों पर कंपनी का पक्ष लेने हम लॉजिक्स बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे। हम लोग लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के पास में आए हुए थे उनका आधिकारिक बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और एक ये कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने कॉपी हमें दी और ये कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। दिल्ली NCR में दर्जनों ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। अब एक के बाद एक बिल्डर्स के दिवालिया घोषित होने से फ्लैट्स खरीदारों के बीच
डर का माहौल है। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों अधूरे पड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हजारों परिवारों के सपने दफन हो चुके हैं। इसी के चलते आज की तारीख में इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के अधूरे प्रोजेक्ट्स में लगाई होगी, वो इनको देखकर क्या सोचते होंगे। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।